Hello guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So I'm making this video regarding the prelims. मैंने लास्ट ईयर चार एग्ज़ाम दिए हैं बैंकिंग के। मतलब मेरा इस जर्नी में बैंकिंग की जर्नी में एज एन एस्पिरेंट मेरा 2023 फर्स्ट ईयर था। तो सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो रहा था आरआरबी क्लर्क का दिया था। पीओ नहीं दिया था मैंने, आरआरबी क्लर्क का दिया था। और आईबीपीएस पीओ दिया, आईबीपीएस क्लर्क दिया, देन एसबीआई क्लर्क दिया था। तो मेरे और तो चारों एग्ज़ाम में से सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और उसका ही मैंने मेंस दिया, बट इसका मेंस क्लियर नहीं हुआ है। सो मैंने अभी 2 महीने से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की ना कुछ किया, क्योंकि अब एक मोटिवेशन रहती है ना कि क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम जब हमारा क्लियर हो जाए तब हम किसी को बताएं स्ट्रैटेजी भी क्या है, स्ट्रैटेजी बताएं जब तक कि आपको खुद ही आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो। तो अभी वैसे तो मेरा अभी भी एसबीआई का भी जो मेंस का रिज़ल्ट आया, मैंने उसको कार्ड शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। मेरा क्लियर नहीं हुआ है। आई लॉस्ट बाय 17 मार्क्स कट ऑफ से मेरे कम थे। सो आई लॉस्ट दैट ऑल्सो, बट अगेन रीस्टार्ट किया है। ये हमारा रीस्टार्ट है प्रिपरेशन का। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ कि अब कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे नहीं। और मैं ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो इस साल 2024 में पहली बार बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो या आगे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उनके लिए एक शायद उनके लिए बेनिफिट का काम करे कि उनको एक मतलब एक अपडेट या एक नॉलेज इस तरीके का कि क्या आपके साथ ब्लंडर हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैंने फ़ेस करी थी। और तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो मेरा प्रीलिम्स आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ था फर्स्टली। उसमें फॉर दैट मतलब मैं तो प्रिपरेशन तो मेरी थी, मैंने मॉक भी लगाए थे, सब किया था, बट एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि वो कॉन्फिडेंस मुझे उतना ज़्यादा था नहीं। आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। पहला एग्ज़ाम था और मतलब अपने मन में ऐसा चलता रहता है कि पहली बार में क्लियर हो जाए। सो वही मैं सोच कर मैं गई यहाँ से। तो जो मेरा सेंटर था ना, एग्ज़ाम सेंटर, वो यहाँ से 2 घंटे बाय ट्रेन में बताऊँ तो 2 घंटे आप वहाँ तक उस सिटी तक जाने के लिए जबलपुर था मेरा सेंटर। तो वहाँ तक जाने के लिए हमारे इस शहर से 2 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं बाय ट्रेन। सो 2 घंटे यहाँ से वहाँ तक, और फिर इसके बाद उस स्टेशन से जो सेंटर था मेरा, जो कॉलेज था, वहाँ जाने के लिए हमको ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो करीब 3 घंटे समझ लीजिए आप, अपने को 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर सुबह वाली शिफ्ट में पेपर हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सुबह उठना, रात को भी नींद नहीं हो पाती, टेंशन अलग है वो। सो फिर इसके बाद तो ये सब करके खैर सेंटर पे पहुंचने तक मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था। आई थिंक 10:30 बजे से जो शिफ्ट रहती है, तो 10 बजे हमको पहुंचना रहता है उसके लिए, 10 और उसके पहले शायद या 10:30 तक पहुंचना रहता है। सो हम यहाँ से गए, स्टेशन तक पहुँचे, और फिर इसके बाद स्टेशन से वहाँ उस सेंटर तक जाने के लिए बहुत टाइम लग गया था। मतलब एग्ज़ाम जैसे 10:30 रिपोर्टिंग थी ना, तो 10:15 ऑलमोस्ट हो चुके थे। हम सेंटर पे पहुँचे नहीं थे, तो ऑलमोस्ट मतलब उससे भी एक अंदर से घबराहट सी होने लगती है कि अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्या पता क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा। बट 10:30 पे रिपोर्टिंग टाइम सिर्फ रहता है, अपने 10:30 पे एग्ज़ाम शुरू नहीं होता है। हमें वहाँ अंदर जाने के बाद भी, अगर आप फ़र्स्ट टाइम कोई प्रीलिम्स देने वाले हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स हो मेंस हो, खैर प्रीलिम्स ही होगा, तो आपको ये पता होगा कि क्या आपको ये मैं बता रही हूँ, आपको कैसे पता होगा कि अपना मतलब रिपोर्टिंग टाइम 10:30 अगर है तो फिर भी 11:30 करीब पे स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम। टाइम तो नहीं पता रहता, मगर फिर भी आधा 1 घंटा अंदर बैठना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, चेकिंग होती है, बहुत सारे सीट अलॉट की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब करते करते 10:30 पे तो मैं पहुँच गई थी सेंटर पे। वो सब सही टाइम था, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अंदर गए, सब ठीक रहा। फिर अंदर जाने के बाद ना, मतलब सबको हमारे सीट्स अलॉट हो गई थी। मुझे जो सीट मतलब उन्होंने रोल नंबर दिया था, जिस सीट पे मुझे बैठना था, मतलब उस लैब में आई थिंक A2 थी मेरी लैब, और उसमें जो सीट नंबर था मेरा
वो सीट मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने पूरी रो में चेक कर लिया, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरी सीट नंबर ही नहीं है वहाँ पर। तो वो मैम ने बोला कि एक सीट थी, मतलब जहाँ पर नंबर लिखा नहीं था, जहाँ स्लिप लगी रहती है ना रोल नंबर की, वहाँ स्लिप नहीं थी। बट उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे बैठिए, आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, मतलब जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। तो मैं वहाँ बैठ गई। अब एग्ज़ाम शुरू होने में 10 मिनट बचे थे ऑलमोस्ट, आई थिंक 10 मिनट बचे थे। तो तब फिर मैंने उनसे मैम से कहा, मैं बार-बार मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे सीट ही नहीं मिली है। सारे बच्चों का अपने-अपने सिस्टम मिल गए हैं, उनके सिस्टम में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अपने सिस्टम में अपनी फ़ोटो शो होने लगती है, रोल नंबर वगैरह सब। मेरे सिस्टम में कुछ शो ही नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैंने वो इन्विजिलेटर जो रहते हैं उनसे कहा, तो फिर उन्होंने दूसरे लैब से जाकर पता किया, तो जो मतलब जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो टीचर्स इन्विजिलेटर जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं ना, मुझे वो ही सिस्टम अलॉट किया गया था। अब वो खुद ही मेरे सिस्टम पे बैठे थे, तो जब तक उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे वो सीट दी नहीं। अब मैं उतने में बहुत परेशान होती रही। फिर फाइनली मुझे एग्ज़ाम शुरू होने के आई थिंक 5 मिनट पहले मुझे सीट मिल गई। पर तब तक के तो मेरी हालत और ख़राब हो चुकी थी, मेरे हाथ काँपने लगे थे कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। जैसे-तैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो एग्ज़ाम जब शुरू होता है ना, तो उसमें हमको एक नोट आता है, जो हमारे एडमिट कार्ड में एक नोट लिखना रहता है, हैंड रिटन नोट लिखना रहता है, वो लिखना रहता है। अब मेरा दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा था कि मैं वो हैंड रिटन नोट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिस्टम में कहाँ पर लिखा है, कैसे कैसे करके मैं स्क्रॉल करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से देख कर के मैं वो लिखूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने वो टीचर से पूछा कि सारे बच्चे लिखने लगे, क्योंकि सबको आइडिया था, या आई डोंट नो, सब बहुत काम थे और मैं बिल्कुल भी काम नहीं थी, मैं बिल्कुल भी काम नहीं थी। तो फिर इसके बाद वो इन्विजिलेटर से मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला ये लिखा है यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी मैंने उसको नोट किया। फिर अब मेरा तो वैसे भी ब्लंडर होता ही जा रहा था एक के बाद एक। फिर जैसे तैसे मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो बिकॉज़ ऑफ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप लैपटॉप से या फ़ोन से या जैसे भी आप मॉक लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ज़रूर माउस से प्रैक्टिस करें। माउस से प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट, क्योंकि वहाँ पर स्क्रॉल काम नहीं करता। स्क्रॉल काम नहीं करता। आप घर पे अपन कर लेते हैं, लैपटॉप में स्क्रॉल से करके हम कर चला लेते हैं, मॉक दे देते हैं। और ऐसे कई मॉक टेस्ट हैं, मॉक ऐसे ऐप हैं जो जिसमें स्क्रॉल लॉक करके दिया जाता है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिसमें ऑन रहता है, तो हमारी आदत रहती है कि हम ऐसे स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जैसे भी हमें स्क्रॉल करना, हम स्क्रॉल करके कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। और वहाँ पर ना हमें जैसे इंग्लिश में हम अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लगा रहे हैं, तो हमारा सारा इंग्लिश में आता है। लेकिन वहाँ जो ओरिजिनल एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में क्या लिख रही हूँ मैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रहता है वो। दोनों लैंग्वेजेस में आपका टेस्ट ओपन होगा, पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चन, फिर हिंदी में लिखा रहेगा। ऑप्शन भी जैसे रहेगा ना, जैसे ए ऑप्शन है, तो इसमें अगर ऐसा वन लिखा है, फिर वही ऑप्शन नीचे लिखा रहेगा 1 की जगह 1, ऐसा। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस ऐसे आएंगे, फिर इसमें से आपको टिक करना है। ये ऐसे गोले बने रहते हैं, यहाँ पर हमको टिक करना है। और सेलेक्ट भी नहीं होता है। हम घर पे क्या करते हैं, हम कहीं पे भी यहाँ कहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन ये सेलेक्ट हो जाता है। वहाँ पर इसी पॉइंट पर आपको माउस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, तभी आपका वो ऑप्शन ऐसा टिक होगा, ऐसा रहता है। और फिर इसके बाद आपको ऐसा ए के लिए 2 ऑप्शन, फिर बी करके, सी करके, ऐसे करके ई तक जाने के लिए ना आपको बहुत नीचे माउस से स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल तो करना ही करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने घर से ऐसी प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहाँ पे बहुत ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम रहता है और हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, तब तो और क्वेश्चंस गलत होने का बहुत डर रहता है। इसलिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करिए कि आपके साथ ऐसे ब्लंडर ना हो। सेकंड चीज़ है कि टाइमिंग। आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, चाहे वो पज़ल हो या जो भी चीज़ हो, जैसा भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसको टाइमिंग के साथ करिए। टाइम को अगर आप बैलेंस करके नहीं, जैसे कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं ना, तो इसमें हमारे पास ओवरऑल 45 मिनट्स होते हैं। और इस ओवरऑल 45 मिनट्स में हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि हम रीजनिंग में कितना दे रहे हैं टाइम, और क्वांट में कितना दे रहे हैं। अब तो खैर अभी जो नोटिफिकेशन आई है एज़ पर द न्यू चेंजेस, कि अभी हमको कंफर्म नहीं है कि इसको कितना टाइम, ये सेक्शनल टाइम जो टाइमिंग है वो डिवाइड कर दी गई है। अभी तो कंपोजिट टाइम था 45 मिनट का, अब इसमें सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। पता नहीं कितनी टाइमिंग दी जाती है, कितने मिनट का दिया जाता है, बट आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको मैनेज वहाँ जाकर कर पाएँ।
ये बहुत ब्लंडर क्रिएट कर देता है। नहीं तो टाइमिंग, क्योंकि हम क्या है, हमसे रीजनिंग मोस्टली मैं अपनी बता रही हूँ कि हमसे क्या है कि रीजनिंग हमसे बहुत अच्छे से बनती है, तो हम रीजनिंग में इतना उलझ जाते हैं कि हम मैथ्स की तरफ जाते ही नहीं है। अगर इसी के आरआरबी के अलावा कोई और एग्ज़ाम होता है ना, तो हमारे पास 20 मिनट्स के बाद अपने आप को सेक्शन क्लोज़ हो जाता। रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग 20 मिनट्स के बाद अपने आप क्लोज़ हो जाएगी, तो हमको बराबर 20 मिनट्स क्वांट के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो हम हो सकता है कि हम इसमें 20 की जगह 30 मिनट्स हमने रीजनिंग को लगा दिए और बचे हुए 15 मिनट बस हम क्वांट को दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको घर से पहले से ही प्रैक्टिस करनी है कि आपको कितना टाइम किसको अलॉट करना है और कितनी देर में क्या क्या करना है। तीसरी चीज़ रहती है कि क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ मस्ट। अगर फिर भी अगर क्लर्क में तो ऐसा है कि कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, बट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मस्ट है। कि अगर जैसे आप पीओ के लिए, आरआरबी पीओ की बात कर रही हूँ मैं, अभी फ़िलहाल तो आरआरबी पीओ ही हमारा सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, तो इसकी मैं बात करूँ तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए कि हमको कौन सी पज़ल है जो हम सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी पज़ल में हमको टाइम लगेगा, या मतलब जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हो गए, सिलॉग के क्वेश्चंस हो गए, जो क्वेश्चंस हम जल्दी कर सकते हैं हम पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लें। ना कि हम उस पज़ल के नंबर वाइज़ तो हमने जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है कि हमको पहले जो कोई पज़ल दिखी, हम कई बार करते हैं कि जो हमें पहले पज़ल दिखी हम वही सॉल्व करने लग गए। लेकिन मेन एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अभी से जब मॉक लगा रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए कि हमको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है, किसको हमें कितना टाइम देना है, और अगर हम कहाँ स्टक करेंगे तो हमको उसको वहाँ छोड़कर तुरंत दूसरे पे उसको स्किप करना है और दूसरे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो हमसे बहुत अच्छे से आते हों। सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ मस्ट। क्योंकि पीयू की तो कट ऑफ भी कम होती है बट क्वेश्चन टफ होते हैं, सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ मस्ट। अब ये सब था प्रीलिम्स के लिए। अभी तो मेन प्रीलिम्स है हमारे, तो मैंने प्रीलिम्स के बारे में पहले बताया। अब ये है मेंस के बारे में। मेंस में क्या है कि मैंने जब मैं अपने बताऊं तो मैंने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। करंट अफेयर्स को सीरियसली लिया ही नहीं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा फिर देखेंगे, प्री में लगे रहे, और फिर आखिरी में 3 बार तो हमारा प्री क्लियर नहीं हुआ, लास्ट में जाकर एसबीआई का प्री क्लियर हुआ। तो हम मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे। जैसे तैसे करके हमने प्रिपरेशन करी 10-15 दिन में, और जितने भी टाइम हमने उसको दिया तो मैंने करंट अफेयर्स में लगा दिए सारा टाइम। हम बाकी चीज़ों पे अच्छे से मेंस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए, और आखिरी में हमारा रिज़ल्ट सब नेगेटिव हो गया। देन तो इस बार मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया। मैं डेली आशीष गौतम सर की करंट अफेयर्स की सीए की डेली सुबह 7 बजे वाली क्लास कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग सुबह 7 बजे वाली क्लास में डेली करती हूँ, और उसके रिवीजन भी कर रही हूँ। नोट्स भी प्रिपेयर करी। वो मना करते हैं कि नोट्स नहीं बनाओ, उनकी मैजिक स्लाइड के थ्रू कर लो रिविज़न, बट मैं तो बना रही हूँ नोट, और मैं नोट्स भी बना रही हूँ, और मैं उसी के थ्रू रिविज़न करती हूँ क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा समझ में आता है। चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन मेमोरी में रहता है वो ज़्यादा टाइम तक। देन लास्ट चीज़ ये कि क्वांट में हमें हमेशा स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस की, हम सोचते हैं कि वो तो बन ही जाते हैं, वो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह, हम बन तो जाते हैं, वो बिल्कुल बन जाते हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहता है कि जो हमसे ना बने। डीआई है, कितनी बेटा डीआई है, वो भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या है, मेन चीज़ जो है वो क्या है, टाइमिंग। अगर हम एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन को करने में अगर हम 1 मिनट लगा रहे हैं तो भले ही वो सॉल्व हो रहा है, लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने उसे एक क्वेश्चन में हमने 1 मिनट लगा कर हमने उसे सॉल्व किया। सो इट इज़ बेटर कि आप अभी से उसकी स्पीड मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करें, कि क्योंकि जो हमारे प्रीलिम्स हैं उसमें तो जैसे पीओ में तो 3 डीआई हो गई, और 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन, और 5 नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो 20-25 नंबर तो इसी से आ जाएंगे बिना अरिथमेटिक के। बट स्पीड मैटर करती है कि हमसे इतना क्वेश्चन आते भी हैं लेकिन हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। जब हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड बनाइए, क्वांट में टाइमर लगा के क्वेश्चन कीजिए, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, और आगे चल के इंग्लिश भी है। सब चीज़ के लिए आप प्रॉपर टाइम दीजिए, कैसा किसको डिवाइड करना है, क्या वीक सेक्शन है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, किस में आप कम टाइम दे रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। मॉक का एनालिसिस कीजिए। मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। जो भी आप मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें हमेशा क्या जो क्वेश्चन छूट गए टाइम की कमी की वजह से, या जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए जिसमें आप टाइम बहुत उलझ गए थे कि टाइम बहुत लग रहा था, या कुछ क्वेश्चन
जो आपसे बने नहीं, उन सब की आप एक बार उसके सॉल्यूशन के थ्रू उसको गो थ्रू कीजिए कि कैसे क्या उसको सॉल्व करना है, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, सॉरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तब तो मेंस तक जाएंगे। बस यही मैं सोचती रह गई और मेंस में भी ब्लंडर करके आ गई। सो इस बार 2024 को हमें आग लगानी और जीत के रहेंगे हम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do share and please like the video and share the channel, do subscribe the channel Banking Rahi. Bye bye.